मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि का अध्याय 10। बालकों पर प्रेम की भांति द्वेष का असर भी अधिक होता है। जब से मिठुआ और घीसू को मालूम हुआ था कि ताहिर अली हमारा मैदान जबरदस्ती ले रहे हैं, तब से दोनों उन्हें अपना दुश्मन समझते थे। चटारी के राजा साहब और सूरदास में जो बातें हुई थी, उनकी उन दोनों को खबर न थी। सूरदास को स्वयं शंका थी कि यद्यपि राजा साहब ने आश्वासन दिया, पर शीघ्र ही यह समस्या फिर उपस्थित होगी। जॉन सेवक साहब इतनी आसानी से गला छोड़ने वाले नहीं हैं। बजरंगी नायक राम आदि भी इसी प्रकार की बातें करते रहते थे। मिठुआ और घीसू इन बातों को बड़े प्रेम से सुनते और उनकी द्वेषाग्नि और भी प्रचंड होती थी। घीसू जब भैंसे लेकर मैदान जाता तो जोर जोर से पुकारता, देखें कौन हमारी जमीन लेता है, उठाकर ऐसा पटकूं कि वह भी याद करे, दोनों टांगे तोड़ दूंगा। कुछ खेल समझ लिया है, वह जरा था भी कड़े दम, कुश्ती लड़ता था। बजरंगी खुद भी जवानी में अच्छा पहलवान था। घीसू को वह शहर के पहलवानों की नाक बना देना चाहता था, जिससे पंजाबी पहलवानों को भी ताल ठोकने की हिम्मत ना पड़े। दूर दूर जाकर दंगल मारे, लोग कहे यह बजरंगी का बेटा है। अभी से घीसू को अखाड़े भेजता था। घीसू अपने घमंड में समझता था कि मुझे जो पेच मालूम है, उनसे जिसे चाहूं गिरा दूं। मिठुआ कुश्ती तो ना लड़ता था, पर कभी कभी अखाड़े की तरफ जा बैठता था। उसे अपनी पहलवानी की डींग मारने के लिए इतना काफी था। दोनों जब ताहिर अली को कहीं देखते तो सुना सुना कर कहते, दुश्मन जाता है उसका मुंह काला। मिठुआ कहता, जय शंकर, कांटा लगे ना कंकर, दुश्मन को तंग कर। घीसू कहता, बम भोला, बैरी के पेट में गोला, उससे कुछ ना जाए बोला। ताहिर अली इन छोकरों की छिचोरी बातें सुनते और अनसुनी कर जाते। लड़कों के मुंह क्या लगे, सोचते कहीं ये सब गालियां दे बैठे तो इनका क्या बना लूंगा। वे दोनों समझते डर के मारे नहीं बोलते और शेर हो जाते। घीसू मिठुआ पर उन पेंचों का अभ्यास करता जिनसे वह ताहिर अली को पटकेगा। पहले यह हाथ पकड़ा, फिर अपनी तरफ खींचा, तब वह हाथ गर्दन में डाल दिया और अंगड़ाई लगाई, बस चित। मिठुआ फौरन गिर पड़ता और उसे इस पेंच के अद्भुत प्रभाव का विश्वास हो जाता था। एक दिन दोनों ने सलाह की, चलकर मियाँ जी के लड़कों की खबर लेनी चाहिए। मैदान में जाकर जाहिर और जाबिर को खेलने के लिए बुलाया और खूब चपटें लगाई। जाबिर छोटा था, उसे मिठुआ ने दाबा। जाहिर और घीसू का जोर था, लेकिन घीसू अखाड़ा देखे हुए था, कुछ दांव पेच जानता ही था। आन की आन में जाहिर को दबा बैठा। मिठुआ ने जाबिर के चुटकियां काटनी शुरू की, बेचारा रोने लगा। घीसू ने जाहिर को कई घिस्से दिए, वह भी चौंधिया गया। जब देखा कि यह तो मार ही डालेगा तो उसने फरियाद मचाई। इन दोनों का रोना सुनकर नन्हा सा साबिर एक पतली सी टहनी लिए अकड़ता हुआ पीड़ितों की सहायता करने आया और घीसू को टहनी से मारने लगा। जब इस शस्त्र प्रहार का घीसू पर कुछ असर न हुआ तो उसने इससे ज्यादा चोट करने वाला बाण निकाला, घीसू पर थूकने लगा। घीसू ने जाहिर को छोड़ दिया और साबिर को 2-3 तमाचे लगाए। जाहिर मौका पाकर फिर उठा और अब की ज्यादा सावधान होकर घीसू से चिमट गया। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। आखिर घीसू ने सावधान होकर उसे फिर पटका और मुश्के चढ़ा दी। जाहिर को अब रोने के सिवा कोई उपाय न सूझा, जो निर्बलों का अंतिम आधार है। तीनों की आर्त ध्वनि माहिर अली के कान में पहुंची। वह इस समय स्कूल जाने को तैयार थे। तुरंत किताबें पटक दी और मैदान की तरफ दौड़े। देखा तो जाबिर और जाहिर नीचे पड़े हाय हाय कर रहे हैं और साबिर अलग बिलबिला रहा है। कुलीनता का रक्त खौल उठा। मैं सैयद पुलिस के अफसर का बेटा हूँ, चुंगी के मुहर्रिर का भाई, अंग्रेजी के 8वें दर्जे का विद्यार्थी। यह मूर्ख उज्जड अहीर का लौंडा, इसकी इतनी मजाल कि मेरे भाइयों को नीचा दिखाए। घीसू के एक ठोकर लगाई और मिठुआ के कई तमाचे। मिठुआ तो रोने लगा, किंतु घीसू चिमड़ा था। जाहिर को छोड़कर उठा, हौसले बड़े हुए थे, 2 मोर्चे जीत चुका था। ताल ठोककर माहिर अली से भी लिपट गया। माहिर का सफेद पजामा मैला हो गया, आज ही जूते में रोगन लगाया था, उस पर गर्द पड़ गई, संवारे हुए बाल बिखर गए। क्रोधोन्मत्त होकर घीसू को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह 2 कदम पर जा गिरा। साबिर, जाहिर, जाबिर सब हंसने लगे। लड़कों की चोट प्रतिकार के साथ ही गायब हो जाती है। घीसू इनको हंसते देखकर और भी झुंझलाया, फिर उठा और माहिर अली से लिपट गया। माहिर ने उसका टेटुआ पकड़ा और जोर से दबाने लगा। घीसू समझा अब मरा, यह बिना मारे ना छोड़ेगा। मरता क्या ना करता। माहिर के हाथ में दांत जमा दिए, तीनों दांत गड़ गए, खून बहने लगा। माहिर चिल्ला उठे, उसका गला छोड़कर अपना हाथ छुड़ाने का यत्न करने लगे, मगर घीसू किसी भांति न छोड़ता था। खून बहते देखकर
तीनों भाइयों ने फिर रोना शुरू किया। ज़ैनब और रकिया यह हंगामा सुनकर दरवाजे पर आ गई। देखा तो समर भूमि रक्त से प्लावित हो रही है। गालियां देती हुई ताहिर अली के पास आई। ज़ैनब ने तिरस्कार भाव से कहा, तुम यहाँ बैठे खाले नोच रहे हो? कुछ दीन दुनिया की भी खबर है? वहाँ वह अहीर का लौंडा हमारे लड़कों का खून खच्चर किए डालता है। मुए को पकड़ पाती तो खून ही चूस लेती। रकिया बोली, मुआ आदमी है कि देव बच्चा है? माहिर के हाथ में इतनी जोर से दांत काटा है कि खून के फव्वारे निकल रहे हैं। कोई दूसरा मर्द होता तो इसी बात पर मुए को जीता गाड़ देता। ज़ैनब बोली, कोई अपना होता तो इस वक्त मूड़ी काटने को कच्चा ही चबा जाता। ताहिर अली घबराकर मैदान की ओर दौड़े। माहिर के कपड़े खून से तर देखे तो जामे से बाहर हो गए। घीसू के दोनों कान पकड़कर जोर से हिलाए और तमाचे पर तमाचे लगाने शुरू किए। मिठुआ ने देखा, अब पिटने की बारी आई। मैदान हमारे हाथ से गया। गालियां देता हुआ भागा। इधर घीसू ने भी गालियां देनी शुरू की। शहर के लौंडे गाली की कला में सिद्धहस्त होते हैं। घीसू नई नई अछूती गालियां दे रहा था और ताहिर अली गालियों का जवाब तमाचों से दे रहे थे। मिठुआ ने जाकर इस संग्राम की सूचना बजरंगी को दी। सब लोग मिलकर घीसू को मार रहे हैं। उसके मुंह से लहू निकल रहा है। वह भैंसें चरा रहा था। बस तीनों लड़के आकर भैंसों को भगाने लगे। घीसू ने मना किया तो सबों ने मिलकर मारा और बड़े मियाँ भी निकलकर मार रहे हैं। बजरंगी यह खबर सुनते ही आग हो गया। उसने ताहिर अली की माताओं को 50 रुपए दिए थे और उस जमीन को अपनी समझ बैठा था। लाठी उठाई और दौड़ा। देखा तो ताहिर अली घीसू के हाथ पांव बंधवा रहे हैं। पागल हो गया। बोला, बस मुंशी जी भला चाहते हो तो हट जाओ, नहीं तो सारी सेख ही भुला दूंगा। यहाँ जेल का डर नहीं है। साल 2 साल वहीं काट आऊंगा, लेकिन तुम्हें किसी काम का ना रखूंगा। जमीन तुम्हारे बाप की नहीं है, इसलिए तुम्हें 50 रुपए दिए हैं। क्या वे हराम के रुपए थे? बस हट ही जाओ, नहीं तो कच्चा चबा जाऊंगा। मेरा नाम बजरंगी है। ताहिर अली ने अभी कुछ जवाब न दिया था कि घीसू ने बाप को देखते ही जोर से छलांग मारी और एक पत्थर उठाकर ताहिर अली की तरफ फेंका। वह सर नीचा ना कर ले तो माथा फट जाए। जब तक घीसू दूसरा पत्थर उठाए, उन्होंने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और इतनी जोर से ऐंठा कि वह आ मरा कहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब बजरंगी आपे से बाहर हो गया। झपटकर ऐसी लाठी मारी कि ताहिर अली तिलमिलाकर गिर पड़े। कई चर्मकार जो अब तक इसे लड़कों का झगड़ा समझकर चुपचाप बैठे थे, ताहिर अली को गिरते देखकर दौड़े और बजरंगी को पकड़ लिया। समर क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। हाँ, ज़ैनब और रकिया द्वार पर खड़ी शब्द बाण चलाती जाती थी। मूड़ी कांटे ने गजब कर दिया। इस पर खुदा का कहर गिरे। दूसरा दिन देखना नसीब ना हो, इसकी मैयत उठे। कोई दौड़कर साहब के पास जाकर क्यों इत्तला नहीं करता? अरे अरे चर्मकारो, बैठे मुंह क्या ताकते हो? जाकर साहब को खबर क्यों नहीं देते? कहना अभी चलिए, साथ लाना। कहना पुलिस लेते चलिए, यहाँ जान देने नहीं आए हैं। बजरंगी ने ताहिर अली को गिरते देखा तो संभल गया। दूसरा हाथ न चलाया। घीसू का हाथ पकड़ा और घर चला गया। यहाँ घर में कुहराम मचा। 2 चर्मकार जॉन सेवक के बंगले की तरफ गए। ताहिर अली को लोगों ने उठाया और चारपाई पर लादकर कमरे में लाए। कंधे पर लाठी पड़ी थी। शायद हड्डी टूट गई थी। अभी तक बेहोश थे। चर्मकारों ने तुरंत हल्दी पीसी और उसे गुड़ चूने में मिलाकर उनके कंधे में लगाया। एक आदमी लपककर पेड़ के पत्ते तोड़ लाया। 2 आदमी बैठकर सेंकने लगे। ज़ैनब और रकिया तो ताहिर अली की मरहम पट्टी करने लगी। बेचारी कुलसूम दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। पति की ओर उससे ताका भी न जाता था। गिरने से उनके सिर में चोट आ गई थी। लहू बहकर माथे पर जम गया था। बालों में लटें पड़ गई थी, मानो किसी चित्रकार के ब्रश में रंग सूख गया हो। हृदय में शूल उठ रहा था, पर पति के मुख की ओर ताकते ही उसे मूर्छा सी आने लगती थी। दूर खड़ी थी। यह विचार भी मन में उठ रहा था कि ये सब आदमी अपने दिल में क्या कहते होंगे। इसे पति के प्रति जरा भी प्रेम नहीं। खड़ी तमाशा देख रही है। क्या करूं? उनका चेहरा न जाने कैसा हो गया है। वही चेहरा जिसकी कभी बलाएं ली जाती थी, मरने के बाद भयावह हो जाता है। उसकी ओर दृष्टिपात करने के लिए कलेजे को मजबूत करना पड़ता है। जीवन की भांति मृत्यु का भी सबसे विशिष्ट आलोक मुख पर ही पड़ता है। ताहिर अली की दिन भर सेंक बांध हुई। चर्मकारों ने इस तरह दौड़ धूप की मानो उनका कोई अपना इष्ट मित्र हो। क्रियात्मक सहानुभूति ग्राम निवासियों का विशेष गुण है। रात को भी कई चर्मकार उनके पास बैठे सेकते बांधते रहे। ज़ैनब और रकिया बार बार कुलसुम को ताने देती, बहन तुम्हारा दिल भी गजब का है। शौहर का वहाँ बुरा हाल हो रहा है और तुम यहाँ मजे से बैठी हो। हमारे मियाँ के सिर में जरा सा दर्द होता था तो हमारी जान नाखून में समा जाती थी।
आजकल की औरतों का कलेजा सचमुच पत्थर का होता है। कुलसुम का हृदय इन बाणों से बिंधा जाता था, पर यह कहने का साहस न होता था कि तुम ही दोनों क्यों नहीं चली जाती? आखिर तुम भी तो उन्हीं की कमाई खाती हो और मुझसे अधिक। किंतु इतना कहती तो बचकर कहाँ जाती, दोनों उसके गले पड़ जाती। सारी रात जागती रही, बार बार द्वार पर आकर आहट ले जाती थी। किसी भांति रात कटी। प्रातः काल ताहिर अली की आंखें खुली, दर्द से अब भी कराह रहे थे, पर अब अवस्था उतनी शोचनीय न थी। तकिए के सहारे बैठ गए। कुलसुम ने उन्हें चर्मकारों से बातें करते सुना। उसे ऐसा जान पड़ा कि इनका स्वर कुछ विकृत हो गया है। चर्मकारों ने ज्यों ही उन्हें होश में देखा, समझ गए कि अब हमारी जरूरत नहीं रही। अब घरवाली की सेवा शुश्रूषा का अवसर आ गया है। एक एक करके विदा हो गए। अब कुलसुम ने चित्त सावधान किया और पति के पास आ बैठी। ताहिर अली ने उसे देखा तो क्षीण स्वर में बोले, खुदा ने हमें नमक हरामी की सजा दी है। जिनके लिए अपने आका का बुरा चेता, वही अपने दुश्मन हो गए। कुलसुम बोली, तुम यह नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? जब तक जमीन का मामला तय न हो जाएगा, एक ना एक झगड़ा बखेड़ा रोज होता रहेगा। लोगों से दुश्मनी बढ़ती जाएगी। यहाँ जान थोड़े ही देना है। खुदा ने जैसे इतने दिन रोजी दी है, वैसे ही फिर देगा। जान तो सलामत रहेगी। ताहिर बोला, जान तो सलामत रहेगी, पर गुजर क्यों कर होगी? कौन इतना दिए देता है? देखती हो कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आदमी मारे मारे फिरते हैं। कुलसुम बोली, ना इतना मिलेगा ना सही, इसका आधा तो मिलेगा। दोनों वक्त ना खाएंगे, एक ही वक्त सही। जान तो आफत में ना रहेगी। ताहिर बोला, तुम एक वक्त खाकर खुश रहोगी, घर में और लोग भी तो हैं, उनके दुखड़े रोज कौन सुनेगा? मुझे अपनी जान से दुश्मनी थोड़ी है, पर मजबूर हूँ। खुदा को जो मंजूर होगा वह पेश आएगा। कुलसुम बोली, घर के लोगों के पीछे क्या जान दे दोगे? ताहिर बोला, कैसी बातें करती हो? आखिर वे लोग कोई गैर तो नहीं है, अपने ही भाई हैं, अपनी माएँ हैं, उनकी परवरिश मेरे सिवा और कौन करेगा? कुलसुम बोली, तुम समझते होंगे वे तुम्हारे मोहताज हैं, मगर उन्हें तुम्हारी रत्ती भर भी परवाह नहीं। सोचती हैं जब तक मुफ्त का मिले अपने खजाने में क्यों हाथ लगाएं। मेरे बच्चे पैसे पैसे को तरसते हैं और वहाँ मिठाइयों की हांडियाँ आती हैं, उनके लड़के मजे से खाते हैं। देखती हूँ और आंखें बंद कर लेती हूँ। ताहिर बोला, मेरा जो फर्ज है उसे पूरा करता हूँ। अगर उनके पास रुपए हैं तो इसका मुझे क्यों अफसोस हो? वे शौक से खाएं, आराम से रहें। तुम्हारी बातों से हसद की बू आती है। खुदा के लिए मुझसे ऐसी बातें ना किया करो। कुलसुम बोली, पछताओगे। जब समझाती हूँ मुझ पर ही नाराज होते हो, लेकिन देख लेना कोई बात ना पूछेगा। ताहिर बोला, यह सब तुम्हारी नीयत का कसूर है। कुलसुम बोली, हाँ, औरत हूँ, मुझे अक्ल कहाँ? पढ़े तो हो, किसी ने झांका तक नहीं। कलक होती तो यूं चैन से ना बैठी रहती। ताहिर अली ने करवट ली तो कंधे में असह्य वेदना हुई। आह आह करके चिल्ला उठे। माथे पर पसीना आ गया। कुलसुम घबराकर बोली, किसी को भेजकर डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लेते? कहीं हड्डी पर जरब ना आ गया हो। ताहिर बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा ही खौफ होता है, मगर डॉक्टर को बुलाऊं तो उसकी फीस के रुपए कहाँ से आवेंगे? कुलसुम बोली, तनख्वाह तो अभी मिली थी, क्या इतनी जल्दी खर्च हो गई? ताहिर बोला, खर्च तो नहीं हो गई, लेकिन फीस की गुंजाइश नहीं है। अब की माहिर के 3 महीने की फीस देनी होगी। 12 रुपये फीस के ही निकल जाएंगे, सिर्फ 18 रुपये बचेंगे। अभी तो पूरा महीना पड़ा हुआ है, क्या फाके करेंगे? कुलसुम बोली, जब देखो माहिर की फीस का तगाजा सिर पर सवार रहता है। अभी 10 दिन हुए, फीस दी नहीं गई। ताहिर बोला, 10 दिन नहीं हुए, 1 महीना हो गया। कुलसुम बोली, फीस अब की ना दी जाएगी। डॉक्टर की फीस उनकी फीस से जरूरी है। वह पढ़कर रुपए कमाएंगे तो मेरे घर ना भरेंगे। मुझे तो तुम्हारी ही जान का भरोसा है। ताहिर बात बदल कर बोला, इन मुझियों की जब तक अच्छी तरह तभी ना हो जाएगी, शरारत से बाज ना आएंगे। कुलसुम बोली, सारी शरारत इसी माहिर की थी। लड़कों में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। यह वहां ना जाता तो क्यों मामला इतना तूल खींचता? इस पर जो अहीर के लौंडे ने जरा दांत काट दिया तो तुम भन्ना उठे। ताहिर बोला, मुझे तो खून के छींटे देखते ही जैसे सिर पर भूत सवार हो गया। इतने में घीसू की माँ जमुनी आ पहुंची। जैनब ने उसे देखते ही तुरंत बुला लिया और डांट कर कहा, मालूम होता है तेरी शामत आ गई है। जमुनी बोली, बेगम साहब, शामत नहीं आई है, बुरे दिन आए हैं। और क्या कहूँ, मैं कल ही दही बेचकर लौटी तो यह हाल सुना। सीधे आपकी खिदमत में दौड़ी, पर यहाँ बहुत से आदमी जमा थे, लाज के मारे लौट गई। आज दही बेचने नहीं गई, बहुत डरते डरते आई हूँ। जो कुछ भूल चूक हुई उसे माफ़ कीजिए, नहीं तो उजड़ जाएंगे, कहीं ठिकाना नहीं है। जैनब बोली, अब हमारे किए कुछ नहीं हो सकता। साहब बिना मुकदमा चलाए ना मानेंगे, और वह ना चलाएंगे तो हम चलाएंगे। हम कोई धनिये जुलाहे हैं, यूँ सबसे दबते फिरें?
तो इज्जत कैसे रहे? मियाँ के बाप थानेदार थे, सारा इलाका नाम से कांपता था। बड़े बड़े रईस हाथ बांधे सामने खड़े रहते थे। उनकी औलाद क्या ऐसी गई गुजरी हो गई कि छोटे छोटे आदमी बेइज्जत करें? तेरे लौंडे ने माहिर को इतनी जोर से दांत काटा कि लहू लुहान हो गया, पट्टी बांधनी पड़ी। तेरे शौहर ने आकर लड़के को डांट दिया होता तो बिगड़ी बात बन जाती, लेकिन उसने तो आते ही आते लाठी का वार कर दिया। हम शरीफ लोग हैं, इतनी रियायत नहीं कर सकते। रकिया बोली, जब पुलिस आकर मारते मारते कचूमर निकाल देगी तब होश आएगा। नजर नियाज देनी पड़ेगी, यह अलग, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। जमनी को अपने पति के हिस्से का व्यवसायिक ज्ञान भी मिला था। इन धमकियों से भयभीत ना होकर बोली, बेगम साहब यहाँ इतने रुपए कहाँ धरे हैं? दूध पानी करके 10-5 रुपए बटोरे हैं, वही तक अपनी दौड़ है। इस रोजगार में अब क्या रखा है? रुपए का 3 पसेरी तो भूसा मिलता है। 1 रुपए में एक भैंस का पेट नहीं भरता, उस पर खली, बिनौली, भूसी, चोकर सभी कुछ चाहिए। किसी तरह दिन काट रहे हैं। आपके बाल बच्चों को साल 6 महीने दूध पिला दूंगी। जन्म समझ गई कि यह अहिरन कच्ची गोटी नहीं खेली है, इसके लिए किसी दूसरे ही मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। नाक सिकोड़ कर बोली, तू अपना दूध अपने घर रख, यहाँ दूध घी के ऐसे भूखे नहीं है। यह जमीन अपनी हुई जाती है, जितने जानवर चाहूंगी पाल लूंगी, मगर तुझसे कह देती हूँ कि तू कल से घर में ना बैठने पाएगी। पुलिस की रपट तो साहब के हाथ में है, पर हमें भी खुदा ने ऐसा इल्म दिया है कि जहाँ एक नक्श लिखकर दम किया कि जिन्नात अपना काम करने लगेंगे। जब हमारे मियाँ जिंदा थे तो एक बार पुलिस के एक बड़े अंग्रेज हाकिम से कुछ हुज्जत हो गई। बोला, हम तुमको निकाल देंगे। मियाँ ने कहा, हमें निकाल दोगे तो तुम भी आराम से ना बैठोगे। मियाँ ने आकर मुझसे कहा, मैंने उसी रात को सुलेमानी नक्श लिखकर दम किया। उसकी मेम साहब का पूरा हमल गिर गया। दौड़ा हुआ आया, खुशामदे की, पैरों पर गिरा, मियाँ से कसूर मुआफ करवाया, तब मेम की जान बची। क्यों रकिया, तुम्हें याद है ना? रकिया बोली, याद क्यों नहीं है? मैंने ही तो दुआ पढ़ी थी, साहब रात को दरवाजे पर पुकारता था। जैनब बोली, हम अपनी तरफ से किसी की बुराई नहीं चाहते, लेकिन जब जान पर बनाती है तो सबक भी ऐसा दे देते हैं कि जिंदगी भर ना भूले। अभी अपने पीर से कह दे तो खुदा जाने क्या गजब ढाए। तुम्हें याद है रकिया, एक अहीर ने उन्हें दूध में पानी मिला कर दिया था। उनकी जुबान से इतना ही निकला, जा तुझसे खुदा समझे। अहीर ने घर आकर देखा तो उसकी 200 रुपए की भैंस मर गई थी। जमुनी ने ये बातें सुनी तो होश उड़ गए। अन्य स्त्रियों की भांति वह भी थाना, पुलिस, कचहरी और दरबार की अपेक्षा भूत पिशाचों से ज्यादा डरती थी। पास पड़ोस में पिशाच लीला देखने के अवसर आए दिन मिलते ही रहते थे। मुल्लाओं के यंत्र मंत्र कहीं ज्यादा लागू होते हैं, यह भी मानती थी। जैनब बेगम ने उसकी पिशाच भीरुता को लक्षित करके अपनी विषय चातुरी का परिचय दिया। जमुनी भयभीत होकर बोली, नहीं बेगम साहब, आपको भी भगवान ने बाल बच्चे दिए हैं, ऐसा जुल्म ना कीजिएगा, नहीं तो मर जाऊंगी। जैनब बोली, यह भी ना करें वह भी ना करें तो इज्जत कैसे रहे? कल को तेरा अहीर फिर लठ लेकर आ पहुंचे तो? खुदा ने चाहा तो अब वह लठ उठाने लायक ही ना रह जाएगा। जमुनी थरथराकर पैरों पर गिर पड़ी और बोली, बीबी, जो हुक्म हो उसके लिए हाजिर हूँ। जैनब ने चोट पर चोट लगाई और जमुनी के बहुत रोने गिड़गिड़ाने पर 25 रुपए लेकर जिन्नात से उसे अभय दान दिया। घर गई, रुपए लाकर दिए और पैरों पर गिरी, मगर बजरंगी से यह बात ना कही। वह चली तो जैनब ने हंसकर कहा, खुदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, इसका तो सान गुमान भी ना था। तुम बेसब्र हो जाती हो, नहीं तो मैंने कुछ ना कुछ और ऐंठा होता। सवार को चाहिए कि बाघ हमेशा कड़ी रखे। सहसा साबिर ने आकर जैनब से कहा, आपको अब्बा बुलाते हैं। जैनब वहां गई तो ताहिर अली को पड़े कराहते देखा। कुलसुम से बोली, बीबी, गजब का तुम्हारा जिगर है। अरे भले आदमी जाकर जरा मुंह का दलिया पका दे। गरीब ने रात को कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी मुंह में कुछ ना जाएगा तो क्या हाल होगा? ताहिर बोला, नहीं, मेरा कुछ खाने को जी नहीं चाहता। आपको इसलिए तकलीफ दी है कि अगर आपके पास कुछ रुपए हो तो मुझे कर्ज के तौर पर दे दीजिए। मेरे कंधे में बड़ा दर्द है, शायद हड्डी टूट गई है। डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ, मगर उसकी फीस के लिए रुपयों की ज़रूरत है। जैनब बोली, बेटा भला सोचो तो, मेरे पास रुपए कहाँ से आएंगे? तुम्हारे सिर की कसम खाकर कहती हूँ, मगर तुम डॉक्टर को बुलाओ ही क्यों? तुम्हें सीधे साहब के यहाँ जाना चाहिए। यह हंगामा उन्हीं की बदौलत तो हुआ है, नहीं तो यहाँ हमसे किसी को क्या गरज थी। एक इक्का मंगवा लो और साहब के यहाँ चले जाओ। वह एक रुक्की लिख देंगे तो सरकारी शिफा खाने में खासी तरह इलाज हो जाएगा। तुम ही सोचो, हमारी हैसियत डॉक्टर बुलाने की है। ताहिर अली के दिल में यह बात बैठ गई। माता को धन्यवाद दिया। सोचा,
न जाने यही बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई। इक्का मंगवाया, लाठी के सहारे बड़ी मुश्किल से उस पर सवार हुए और साहब के बंगले पर पहुंचे। मिस्टर सेवक राजा महेंद्र कुमार से मिलने के बाद कंपनी के हिस्से बेचने के लिए बाहर चले गए थे और उन्हें लौटे हुए आज 3 दिन हो गए थे। कल वह राजा साहब से फिर मिले थे, मगर जब उनका फैसला सुना तो बहुत निराश हुए। बहुत देर तक बैठे तर्क वितर्क करते रहे, लेकिन राजा साहब ने कोई संतोषजनक उत्तर न दिया। निराश होकर आए और मिसेस सेवक से सारा वृत्तांत कह सुनाया। मिसेस सेवक को हिंदुस्तानियों से चिढ़ थी। यद्यपि इसी देश के अन्न जल से उनकी सृष्टि हुई थी, पर अपने विचार से हजरत ईशा की शरण में आकर वह हिंदुस्तानियों के अवगुणों से मुक्त हो चुकी थी। उनके विचार में यहाँ के आदमियों को खुदा ने सज्जनता, सहृदयता, उदारता, शालीनता आदि दिव्य गुणों से संपूर्णतः वंचित रखा है। वह यूरोपीय सभ्यता की भक्त थी और आहार विहार में उसी का अनुसरण करती थी। खान पान, वेशभूषा, रहन सहन सब अंग्रेजी था। मजबूरी केवल अपने सांवले रंग से थी। साबुन के निरंतर प्रयोग और अन्य रासायनिक पदार्थों का व्यवहार करने पर भी मनोकामना पूरी न होती थी। उनके जीवन की एकमात्र यही अभिलाषा थी कि हम ईसाइयों की श्रेणी से निकलकर अंग्रेजों में जा मिलें, हमें लोग साहब समझें, हमारा रब्त ज़ब्त अंग्रेजों से हो, हमारे लड़कों की शादियां एंग्लो इंडियन या कम से कम उच्च श्रेणी के यूरोपियन लोगों से हो। सोफी की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी ढंग पर हुई थी, किंतु वह माता के बहुत आग्रह करने पर भी अंग्रेजी दावतों और पार्टियों में शरीक न होती थी, और नाच से तो उसे घृणा ही थी। किंतु मिसेस सेवक इन अवसरों को हाथ से न जाने देती थी। यों काम न चलता तो विशेष प्रयत्न करके निमंत्रण पत्र मंगवाती थी। अगर स्वयं उनके मकान पर दावतें और पार्टियां बहुत कम होती थीं, तो इसका कारण ईश्वर सेवक की कृपणता थी। यह समाचार सुनकर मिसेस सेवक बोली, देख ली हिंदुस्तानियों की सज्जनता, फूले न समाते थे। अब तो मालूम हुआ कि ये लोग कितने कुटिल और विश्वासघातक हैं। एक अंधे भिखारी के सामने तुम्हारी यह इज्जत है। पक्षपात तो इन लोगों की घुट्टी में पड़ा हुआ है, और यह उन बड़े बड़े आदमियों का हाल है जो अपनी जाति के नेता समझे जाते हैं, जिनकी उदारता पर लोगों को गर्व है। मैंने मिस्टर क्लार्क से एक बार चर्चा की थी। उन्होंने तहसीलदारों को हुक्म दे दिया कि अपने अपने इलाके में तंबाकू की पैदावार बढ़ाओ। यह सोफी की आग में कूदने का पुरस्कार है। जरा सा म्यूनिसिपैलिटी का अख्तियार क्या मिल गया, सबों के दिमाग फिर गए। मिस्टर क्लार्क कहते थे कि अगर राजा साहब जमीन का मुआवजा न तय करेंगे तो मैं ज़ाब्ते से उसे आपको दिला दूंगा। मिस्टर जोसेफ क्लार्क जिला के हाकिम थे, अभी थोड़े ही दिनों से यहाँ आए थे। मिसेस सेवक ने उनसे रब्त जब्त पैदा कर लिया था। वास्तव में उन्होंने क्लार्क को सोफी के लिए चुना था। 2-1 बार उन्हें अपने घर बुला भी चुकी थी। गृह निर्वासन से पहले 2-3 बार सोफी से उनकी मुलाकात भी हो चुकी थी, किंतु वह उनकी ओर विशेष आकृष्ट न हुई थी। तो भी मिसेस सेवक इस विषय में अभी निराश न हुई थी। क्लार्क से कहती थी, सोफी मेहमानी करने गई है। इस प्रकार अवसर पाकर उनकी प्रेमाग्नि को भड़काती रहती थी। जॉन सेवक ने लज्जित होकर कहा, मैं क्या जानता था यह महाशय भी दगा देंगे। यहाँ उनकी बड़ी ख्याति है, अपने वचन के पक्के समझे जाते हैं। खैर कोई मुजायका नहीं, अब कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। मिसेस सेवक बोली, मैं मिस्टर क्लार्क से कहूँगी, पादरी साहब से भी सिफारिश कराऊंगी। जॉन सेवक बोले, मिस्टर क्लार्क को म्यूनिसिपैलिटी के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। जॉन सेवक इसी चिंता में पड़े हुए थे कि इस हंगामे की खबर मिली। सन्नाटे में आ गए, पुलिस को रिपोर्ट की। दूसरे दिन गोदाम जाने का विचार कर ही रहे थे कि ताहिर अली लाठी टेकते हुए आ पहुंचे। आते आते एक कुर्सी पर बैठ गए। इक्के के हचकोलों ने अधमुआ सा कर दिया था। मिसेस सेवक ने अंग्रेजी में कहा, कैसी सूरत बना ली है, मानो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। जॉन सेवक बोले, कहिए मुंशी जी, मालूम होता है आपको बहुत चोट आई है। मुझे इसका बड़ा दुख है। ताहिर बोला, हुजूर कुछ ना पूछिए, कमबख्तों ने मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जॉन सेवक बोले, और इन्हीं दुष्टों की आप मुझसे सिफारिश कर रहे थे। ताहिर बोला, हुजूर अपनी खता की बहुत सजा पा चुका, मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरी गर्दन की हड्डी पर जरब आ गया है। जॉन सेवक बोले, यह आपकी भूल है, हड्डी टूट जाना कोई मामूली बात नहीं है। आप यहाँ तक किसी तरह ना आ सकते थे। चोट जरूर आई है मगर 2-4 रोज मालिश कर लेने से आराम हो जाएगा। आखिर यह मारपीट हुई क्यों? ताहिर बोला, हुजूर यह सब उसी शैतान बजरंगी अहीर की हरकत है। जॉन सेवक बोला, मगर चोट खा जाने से ही आप निरपराध नहीं हो सकते। मैं इसे आपकी नादानी और असावधानी समझता हूँ। आप ऐसे आदमियों से उलझे ही क्यों?
आपको मालूम है इसमें मेरी कितनी बदनामी है? ताहिर बोला, मेरी तरफ से ज्यादती तो नहीं हुई। जॉन सेवक बोले, जरूर हुई, वरना देहातों में आदमी किसी से छेड़कर लड़ने नहीं आते। आपको इस तरह रहना चाहिए कि लोगों पर आपका रौब रहे, यह नहीं कि छोटे छोटे आदमियों को आपसे मारपीट करने की हिम्मत हो। मिसेस सेवक बोली, कुछ नहीं, यह सब इनकी कमजोरी है, कोई राह चलते किसी को नहीं मारता। ईश्वर सेवक कुर्सी पर पड़े पड़े बोला, खुदा के बेटे, मुझे अपने साये में ले, सच्चे दिल से उसकी बंदगी ना करने की यही सजा है। ताहिर अली को ये बातें घाव पर नमक के समान लगी। ऐसा क्रोध आया कि इसी वक्त कह दे, जहन्नुम में जाए तुम्हारी नौकरी। पर जॉन सेवक को उनकी दुर्व्यवस्था से लाभ उठाने की एक युक्ति सूझ गई। फिटन तैयार कराई और ताहिर अली को लिए राजा महेंद्र कुमार के मकान पर जा पहुंचे। राजा साहब शहर की गश्त लगाकर मकान पर पहुंचे ही थे कि जॉन सेवक का कार्ड पहुंचा। झुंझलाए, लेकिन शील आ गया, बाहर निकल आए। मिस्टर सेवक ने कहा, क्षमा कीजिएगा, आपको कुछ समय कष्ट हुआ, किंतु पांडेपुर वालों ने इतना उपद्रव मचा रखा है कि मेरी समझ में नहीं आता आपके सिवा किसका दामन पकड़ूं। कल सबों ने मिलकर गोदाम पर धावा कर दिया, शायद आग लगा देना चाहते थे, पर आग तो ना लगा सके। हाँ, यह मेरे एजेंट हैं, सब के सब इन पर टूट पड़े, इनको और इनके भाइयों को मारते मारते बेदम कर दिया। इतने पर भी उन्हें तस्कीन ना हुई, जनाने मकान में घुस गए, और अगर स्त्रियां अंदर से द्वार ना बंद कर लें तो उनकी आबरू बिगड़ने में कोई संदेह ना था। इनके तो ऐसे चोटें लगी हैं कि शायद महीनों चलने फिरने लायक ना हो, कंधे की हड्डी टूट गई। महेंद्र कुमार सिंह स्त्रियों का बड़ा सम्मान करते थे, उनका अपमान होते देखकर तैश में आ जाते थे। रौद्र रूप धारण करके बोले, सब जनाने में घुस गए? जॉन सेवक बोला, किवाड़ तोड़ना चाहते थे, मगर चर्मकारों ने धमकाया तो हट गए। महेंद्र कुमार बोले, कमीने, स्त्रियों पर अत्याचार करना चाहते थे? जॉन सेवक बोला, यही तो इस ड्रामा का सबसे लज्जास्पद अंश है। महेंद्र कुमार बोले, लज्जास्पद नहीं महाशय, घृणास्पद कहिए। जॉन सेवक बोला, अब यह बेचारे कहते हैं कि या तो मेरा इस्तीफा लीजिए या गोदाम की रक्षा के लिए चौकीदारों का प्रबंध कीजिए। स्त्रियां इतनी भयभीत हो गई हैं कि वहां एक क्षण भी नहीं रहना चाहती। यह सारा उपद्रव उसी अंधे की बदौलत हो रहा है। महेंद्र कुमार बोले, मुझे तो वह बहुत गरीब सीधा सा आदमी मालूम होता है, मगर है छटा हुआ। उसी की दीनता पर तरस खाकर मैंने निश्चय किया था कि आपके लिए कोई दूसरी जमीन तलाश करूं, लेकिन जब उन लोगों ने शरारत पर कमर बांधी है और आपको जबरदस्ती वहां से हटाना चाहते हैं तो इसका उन्हें अवश्य दंड मिलेगा। जॉन सेवक बोला, बस यही बात है, वो लोग मुझे वहां से निकाल देना चाहते हैं। अगर रियायत की गई तो मेरे गोदाम में आग जरूर लग जाएगी। महेंद्र कुमार बोले, मैं खूब समझ रहा हूँ, यो मैं स्वयं जनवादी हूँ और उस नीति का हृदय से समर्थन करता हूँ, पर जनवाद के नाम पर देश में जो अशांति फैली हुई है उसका मैं घोर विरोधी हूँ। ऐसे जनवाद से तो धनवाद, एकवाद, सभी वाद अच्छे हैं, आप निश्चिंत रहिए। इस भांति कुछ देर और बातें करके राजा साहब को खूब भरकर जॉन सेवक विदा हुए। रास्ते में ताहिर अली सोचने लगे, साहब को मेरी दुर्गति से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में जरा भी संकोच नहीं हुआ। क्या ऐसे धनी मानी विशिष्ट विचारशील विद्वान प्राणी भी इतने स्वार्थ भक्त होते हैं? जॉन सेवक अनुमान से उनके मन के भाव ताड़ गए। बोले, आप सोच रहे होंगे मैंने बातों का इतना रंग क्यों भरा, केवल घटना का यथार्थ वृत्तांत क्यों ना कह सुनाया, किंतु सोचिए, बिना रंग भरे मुझे यह फल प्राप्त हो सकता? संसार में किसी काम का अच्छा या बुरा होना उसकी सफलता पर निर्भर है। एक व्यक्ति राजसत्ता का विरोध करता है। जॉन सेवक अनुमान से उनके मन के भाव ताड़ गए। बोले, आप सोच रहे होंगे मैंने बातों को इतना रंग क्यों भरा, केवल घटना का यथार्थ वृत्तांत क्यों ना कह सुनाया, किंतु सोचिए, बिना रंग भरे मुझे फल प्राप्त हो सकता था। संसार में किसी काम का अच्छा या बुरा होना उसकी सफलता पर निर्भर है। एक व्यक्ति राजसत्ता का विरोध करता है, यदि अधिकारियों ने उसका दमन कर दिया तो वह राजद्रोही कहा जाता है और प्राणदंड पाता है। यदि उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो वह अपनी जाति का उद्धार करता और विजयी समझा जाता है, उसके स्मारक बनाए जाते हैं। सफलता में दोषों को मिटाने की विलक्षण शक्ति है। आप जानते हैं 2 साल पहले मुस्तफ़ा कमाल क्या था? बागी, देश उसके खून का प्यासा था। आज वह अपनी जाति का प्राण है। क्यों? इसलिए कि वह सफल मनोरथ हुआ। लेकिन कई साल पहले प्राण भय से अमेरिका भागा था। आज वह प्रधान है, इसलिए कि उसका विद्रोह सफल हुआ। मैंने राजा साहब को स्वपक्षी बना लिया, फिर रंग भरने का दोष कहाँ रहा? इतने में फिटन बंगले पर आ पहुंची।
ईश्वर सेवक ने आते ही पूछा, कहो क्या कर आए? जॉन सेवक ने गर्व से कहा, राजा को अपना मुरीद बना आया। थोड़ा सा रंग तो जरूर भरना पड़ा, पर उसका असर बहुत अच्छा हुआ। ईश्वर सेवक बोले, खुदा मुझ पर दया दृष्टि कर। बेटा, रंग मिलाए बगैर भी दुनिया का कोई काम चलता है। सफलता का यही मूल मंत्र है, और व्यवसाय की सफलता के लिए तो यह सर्वथा अनिवार्य है। आपके पास अच्छी से अच्छी वस्तु है, जब तक आप स्तुति नहीं करेंगे कोई ग्राहक खड़ा ही नहीं होता। अपनी अच्छी वस्तु को अमूल्य, दुर्लभ, अनुपम कहना बुरा नहीं। अपनी औषधि को आप सुधा तुल्य, रामबाण, अक्सीर, ऋषि प्रदत्त, संजीवनी जो चाहे कह सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। किसी उपदेशक से पूछो, किसी वकील से पूछो, किसी लेखक से पूछो, सभी एक स्वर से कहेंगे कि रंग और सफलता समानार्थक है। यह भ्रम है कि चित्रकार को ही रंगों की जरूरत होती है। अब तो तुम्हें निश्चय हो गया कि वह जमीन मिल जाएगी? जॉन सेवक बोला, जी हाँ, अब कोई संदेह नहीं। यह सुनकर उन्होंने प्रभु सेवक को पुकारा और तिरस्कार करके बोले, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जरा पांडेपुर क्यों नहीं चले जाते? अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं कहाँ तक तुम्हारी मदद करता फिरूंगा। प्रभु सेवक बोला, मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं, पर इस समय मुझे सोफी के पास जाना है। जॉन सेवक बोले, पांडेपुर से लौटते हुए सोफी के पास बहुत आसानी से जा सकते हो। प्रभु सेवक बोला, मैं सोफी से मिलना ज्यादा जरूरी समझता हूँ। जॉन सेवक बोले, तुम्हें रोज रोज मिलने से क्या फायदा? जॉन सेवक बोले, तुम्हारे रोज रोज मिलने से क्या फायदा, जब तुम आज तक उसे घर लाने में सफल नहीं हो सके। प्रभु सेवक के मुंह से ये शब्द निकलते निकलते रह गए, ममा ने जो आग लगा दी है वह मेरे बुझाए नहीं बुझ सकती। तुरंत अपने कमरे में आए, कपड़े पहने और उसी वक्त ताहिर अली के साथ पांडेपुर चलने को तैयार हो गए। 11 बज चुके थे। जमीन से आग की लपट निकल रही थी। दोपहर का भोजन तैयार था, मेज लगा दी गई थी, किंतु प्रभु सेवक माता और पिता के बहुत आग्रह करने पर भी भोजन पर ना बैठे। ताहिर अली खुदा से दुआ कर रहे थे कि किसी तरह दोपहरी यहीं कट जाए। पंखे के नीचे टाट से छनकर आने वाली शीतल वायु ने उनकी पीड़ा को बहुत शांत कर दिया था, किंतु प्रभु सेवक के हट ने उन्हें यह आनंद न उठाने दिया।